का स्वागत करता हूं हमारी नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत करते हुए हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। फ्रांसीसी क्रांति का ये जो हमारा अध्याय है ये चल रहा है और अब तक हम लोग इस अध्याय या फिर इस चैप्टर से संबंधित 2 लेक्चर्स को कर चुके हैं। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के साथ इसका लेक्चर नंबर 3 करेंगे और आपको बता दें कि हमारे इस लेक्चर नंबर 3 में ये पूरा का पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जी दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस आज के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में, जिसको हम लोग कह रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति या फिर जिसे इंग्लिश में फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अपनी क्लास को शुरू करते समय मैं आप सभी के साथ सबसे पहले यही डिस्कस करना चाहूंगा कि आखिर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रांति शब्द का क्या अर्थ होता है, क्या आप लोग बता सकते हैं क्रांति शब्द का क्या मतलब होता है? जी हाँ, आप सभी को पता है कि क्रांति का मतलब होता है बदलाव या फिर आप लोग कह सकते हैं परिवर्तन। क्या होता है दोस्तों? बदलाव या फिर परिवर्तन। और ये बदलाव और परिवर्तन कैसे आता है कि जनता जो है किसी देश के अंदर या फिर किसी क्षेत्र के अंदर रहने वाली जनता अगर परेशान है अपने राजा से या फिर अपने शासक से और वो अपने राजा को हटाने की कोशिश करती है, उसी कोशिश की प्रक्रिया को हम लोग क्रांति के नाम से जानते हैं। जैसा यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये फ्रांसीसी क्रांति है, इसका मतलब हम लोग आप सभी के साथ फ्रांस में की गई क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने अपनी पिछली क्लास में ये देख लिया था कि आखिर फ्रांस के अंदर ये जो क्रांति थी ये क्यों शुरू हुई थी। फ्रांस का समाज कुछ ऐसे स्वरूप में बटा हुआ था कि आप देखते थे कि वहां पर जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग थे वो टैक्स देते ही नहीं थे। गरीब लोग जो तृतीय स्टेट के लोग थे वही मुख्य तौर पर क्या किया करते थे? टैक्स दिया करते थे। और हमने देखा था कि ये जो आपकी तृतीय स्टेट के लोग थे, याद है दोस्तों आपको कि आपके ये जो तृतीय स्टेट के लोग थे ये बहुत ज्यादा परेशान थे और ये राजा से क्या करते हैं? अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं। राजा कौन था? आप सभी को पता है कि राजा था लुई 16। राजा लुई 16 क्या करता है बच्चों? इनकी बातों को अनसुना कर देता है और इनकी बातों को अनसुना करते हुए जनता से और टैक्स लेना, तृतीय स्टेट की जनता से और टैक्स लेना शुरू कर देता है। याद है आपको? जी हाँ, इसको हम लोग पढ़ चुके थे। अब जनता कहती है कि भाई बहुत हुआ, अब आर और पार की लड़ाई होगी। और आपको दिखता है कि सन 1789 में जनता सड़कों पर आ जाती है और राजा के खिलाफ पूरे तौर पर बात करती है। जनता की ये कहना था, जनता की ये मांग थी कि ये जो राजा था ना लुई 16, ये निरंकुश था। क्या है दोस्तों? ये एक निरंकुश राजा था। और निरंकुश का मतलब क्या होता है? निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश ना लगाया जा सके। क्या ना लगाया जा सके? जिस पर कोई अंकुश ना लगाया जा सके। इसका मतलब क्या कि भैया लुई 16 के दिमाग में कोई भी कानून बनाने की बात आती तो वो कानून बना देता। लुई 16 जिसको पकड़ना चाहा पकड़ लेता, जिसको छोड़ना चाहा छोड़ देता, जिस देश से युद्ध करना चाहा युद्ध कर लेता। उस पर किसी प्रकार का कोई विरोध, उस पर किसी प्रकार का कोई आप देखते हैं कि प्रेशर नहीं था। वो अपने हिसाब से देश को बर्बाद कर रहा था। और इसीलिए जनता क्या करती है बच्चों? देश को किससे चलाने की बात करती है? देश को चलाने की बात करती है संविधान से। क्या करती है दोस्तों? देश को चलाने की बात करती है संविधान से। और आप देखते हैं कि लुई 16 को यह दिखता है कि मेरे देश की जनता मेरे खिलाफ हो रही है और यहां पर क्या है, लुई 16 को समझ में आता है कि क्या करना होगा, मुझे अपने जनता की बात को मानना होगा। और फिर वो कहता है कि हाँ, हम देश को संविधान से चलाएंगे। संविधान का मतलब क्या होता है कि भाई देश को चलाने के कुछ नियम होंगे और राजा को भी उस नियम को मानना होगा। तो हम अपनी आज की क्लास में यही देखेंगे कि फ्रांस के अंदर क्या होगा दोस्तों। आप देखते हैं कि राजा तो रहेगा, राजतंत्र तो रहेगा, उसके साथ साथ आपको संविधान भी आता हुआ दिखेगा। और उसी के साथ साथ फिर हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि फ्रांस के अंदर संविधान से भी देश को चलाया जाएगा और राजा का भी राज होगा। उसी के साथ फ्रांस के अंदर अब नागरिकों के, कि फ्रांस देश के नागरिक कौन है, ये सिर्फ पुरुषों को नागरिकता दी जाएगी और पुरुषों के अंदर भी कुछ विशेष पुरुष होंगे जिनको ये मौका मिलेगा। और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि शुरुआत में ये कोशिश की जाती है कि फ्रांस के अंदर संविधान भी रहे और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि राजतंत्र भी हो, यानी कि राजा का शासन भी चलता रहे। लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल पाती हैं और राजा का राज यानी कि लुई 16 का राजपाट खत्म हो जाता है। राजतंत्र का उन्मूलन का मतलब कि ये जो पूरा का पूरा लुई 16 का शासन था ये खत्म होता है और फ्रांस एक गणतंत्र बन जाता है। गणतंत्र का मतलब क्या है कि अब फ्रांस पूरे तौर पर संविधान से चलता है, जैसे हमारा प्यारा भारत देश चलता है। उसकी कहानी को हम लोग आपके सामने देखेंगे और फिर हम लोग यहां पर आप सभी के साथ देखेंगे कि फिर फ्रांस के अंदर दोबारा से एक समस्या आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं आतंक का राज। अब ये आतंक का राज क्या है
ये कैसे फ्रांस के लिए समस्या खड़ी करता है, इसको हम लोग समझेंगे। हमारी आज की क्लास में हम लोग संवैधानिक राजतंत्र, पुरुषों के बारे में, नागरिक अधिकार, राजतंत्र का खत्म हो जाना और गणतंत्र की स्थापना फ्रांस में हो जाना, और दोबारा से फ्रांस के अंदर आतंक का राज आ जाना, लोगों में दोबारा से डर और भय बन जाना, उसकी बातों को हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट, विनती और अनुरोध करेंगे कि आप सभी बच्चे हमारी इस क्लास को पूरे तौर पर बहुत ध्यान से समझें। हम हर एक शब्द को, हर एक चीज को बहुत ही आसानी के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ। और यहां पर अब हम लोग ये देख रहे हैं कि अपनी पिछली पॉइंट को, अगर आपको याद होगा, जो हमने जहां पर हमने अपनी पिछली क्लास को खत्म किया था, हम यहां पर पहुंच चुके थे कि लुई 16 के खिलाफ जनता सड़कों पर आ गई थी और लुई 16 जनता के द्वारा की जा रही मांगों को मानने के लिए कहीं ना कहीं तैयार होता है। और जनता कहती है कि भाई लुई 16, जिस तरीके से तुम देश को चला रहे हो वो गलत है, अब देश को संविधान के हिसाब से चलना होगा। और फिर आप देखते हैं कि क्या होता है, फ्रांस के अंदर आप देखते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है ना। देखिए, किसी देश की ऐसी शासन प्रणाली जिसके अंदर आप देखते हैं कि वहां पर राजा होता है, तो उसे हम लोग राजतंत्र कहते हैं। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं राजतंत्र, तो राजतंत्र एक ऐसा देश कहलाता है जहां पर आप देखते हैं कि एक ही परिवार या फिर एक ही व्यक्ति क्या है, राजा है, उसी के परिवार से लोग बार बार क्या करते रहते हैं, उस देश को संभालते रहते हैं। जैसे भारत में आजादी से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले आप देखते हैं कि भारत में राजाओं का ही राज था और भारत एक राजतंत्र था। तो आप देखते हैं कि राजतंत्र का मतलब होता है कि भैया एक राजा है, एक राज परिवार है और उसी के लोग क्या करे जा रहे हैं, राज करे जा रहे हैं और ये अपने तरीके से देश को चलाते थे। लेकिन फ्रांस के अंदर ये जो निरंकुश राजा था, लुई 16 था, ये गलत राजा था, गलत तरीके से कानून बनाता था। तो जनता ने मांग करी कि हमें क्या करना है, हमें अपने देश को सही तरीके से चलाना है। और जनता क्या मांग करती है दोस्तों, कि जो राजा की शक्तियां हैं ना, इसको भी सीमित किया जाए, राजा की शक्तियों पर भी अंकुश लगाया जाए और राजा को संविधान के दायरे में लिया जाए। क्या किया जाए कि सबसे ऊपर जो हो वो देश का संविधान हो और राजा ना अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकता, इस पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई। राजा की जो शक्तियां थी उसको बांधने की कोशिश आप लोग देखते हैं कि 1789 के क्रांति के बाद की जाती है और संविधान तैयार करने की कोशिश होती है। क्या होता है दोस्तों, आप लोग देखते हैं मुख्य तौर पर जो हमारा फ्रांस था उसका संविधान तैयार करने की कोशिश की जाती है। अब चाहे ये संविधान लिखा हुआ हो या फिर अलिखित हो, या तो लिख दिया गया हो या फिर लोगों को मुंह ज़बानी याद हो, लेकिन इस संविधान के जरिए ही राजा को रोकने की कोशिश, उसकी जो ये क्या है, बहुत ज्यादा शक्तियां बढ़ गई हैं, उन शक्तियों पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई। आगे देखते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि आखिर 1789 में क्रांति हो गई। लुई 16 को समझ में आया कि भाई मुझे जनता की बात को मानना होगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे पूरे तौर पर देश से हटा दिया जाएगा, मैं तो फंस जाऊंगा। तो लुई 16 तैयार हो जाता है। तृतीय स्टेट की जो जनता थी, जो मजदूर थे, किसान थी, महिलाएं थे और आपको दिखता है कि दास लोग थे, उनकी जो मांग थी कि देश को संविधान से चलाया जाए, लुई 16 उसके लिए तैयार होता है और फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बनता है। इसका मतलब फ्रांस के अंदर संविधान भी रहेगा और फ्रांस के अंदर आप देखते हैं कि राजा का राज भी रहेगा। समय आता है 1791। देखिए दोस्तों, आपके सामने लिखा है सन 1791 में आप लोग देखते हैं कि जो संविधान था, फ्रांस का जो संविधान था, उसको तैयार करने की कोशिश की जाती है। आप क्या देखते हैं कि सन 1791 में फ्रांस का जो संविधान था उसको तैयार किया जाता है, उसकी शुरुआत की जाती है। और यहां पर क्या किया जाता है, जो फ्रांस की सत्ता थी ना, वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दी जाती है कि अब जो देश की शक्ति होगी वो राजा के पास नहीं होगी। 1789 से पहले, क्रांति से पहले आप देखते थे कि राजा ही लोगों को क्या दे रहा था, फैसले दे रहा था। राजा के पास ही युद्ध की सारी शक्तियां थी, राजा के पास ही कानून बनाने की शक्तियां थी। लेकिन आप देखते हैं कि 1791 के अंदर जो संविधान बनाया जा रहा है, इसमें क्या किया गया, जो शक्तियां थी वो 3 अलग अलग भागों में बांट दी गई। विधायिका देश को चलाने के कानूनों को बनाएगी, कार्यपालिका जो कानून बन जाएंगे उनको लागू करेगी और न्यायपालिका अगर कोई कानूनों को नहीं मानेगा तो उनको दंड देगी। आप देखते हैं कि सन 1791 में क्या किया जाता है दोस्तों, फ्रांस का संविधान बनाने की शुरुआत हो जाती है और इस तरह फ्रांस बनता है क्या दोस्तों, इस तरीके से आप देखते हैं कि फ्रांस बनता है दुनिया का संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब कि यहां पर संविधान भी चलेगा और राजा का राज भी चलेगा। क्या ये दोनों चीजें सच में साथ साथ चल सकती हैं? चलिए समझने की कोशिश यहां पर हम लोग करते हैं। आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर यहां पर एक चीज प्रस्तुत की गई कि जो लोग कम से कम 3 दिन का वेतन या फिर टैक्स के रूप में अदा कर देते हैं ना, अब फ्रांस के अंदर जब संवैधानिक राजतंत्र आ गया, यहां पर संविधान भी है और आपको दिखता है कि राजा का राज भी है,
तो अब फ्रांस के अंदर नागरिक किसे कहा जाए, इसको लेकर भी समस्या खड़ी हुई, तो इसके बारे में भी जानकारी दी गई। आप देखते हैं कि फ्रांस के अंदर ना नागरिक के, उस देश के, फ्रांस के असली लोग कौन है, इसको लेकर भी आप देखते हैं कि इंफॉर्मेशन शेयर की गई। ये कहा गया, सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि यहां पर एक शब्द यूज किया गया जिसे कहा जा रहा है सक्रिय नागरिक। क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इसे कहा जा रहा है सक्रिय नागरिक। अब ये सक्रिय नागरिक क्या था भाई, सक्रिय नागरिक है ना, फ्रांस के अंदर वो लोग थे जो पुरुष थे। तो फ्रांस के अंदर सबसे पहले तो आप ये सुनते हैं कि जो पुरुष थे उन्हें ही नागरिक कहा गया, और इन्हें एक्टिव सिटीजन या फिर आप कह सकते हैं सक्रिय नागरिक कहा, वो पुरुष जिनकी आयु 25 साल से ज्यादा है। और उन्हीं को क्या कहा गया बच्चों, उन्हीं को क्या कहा गया, उन्हीं को मुख्य तौर पर सक्रिय नागरिक कहा गया कि देश के अंदर जब कोई कानून बदला जाएगा तो इनको वोट देने का अधिकार होगा। जैसे हमारे भारत देश के अंदर हम सभी सक्रिय नागरिक हैं, कोई भी 18 साल से बड़ा हो वो सक्रिय नागरिक है, वो वोट दे सकता है। लेकिन जब फ्रांस के अंदर सन 1791 के बाद आप देखते हैं कि संविधान बनकर तैयार हुआ, तो फ्रांस के अंदर सबको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, फ्रांस में सिर्फ पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया, और उसमें भी वही पुरुष जिनकी आयु 25 साल से ज्यादा थी। और जो 3 दिन का जो टैक्स था वो क्या करते थे, वो सरकार को दिया करते थे। कम से कम जो उनकी कमाई थी उसका 3 दिन का टैक्स वो सरकार को देते थे। उन्हें ही एक्टिव क्या दिया गया बच्चों, आप देखते हैं कि सक्रिय नागरिक उनको कहा गया। और ऐसे ही पुरुष क्या थे बच्चों, इन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया। क्या इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। महिलाओं को फ्रांस का जब संविधान बन गया सन 1791 में, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया, महिलाओं को वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया। तो आप देखते हैं कि सक्रिय नागरिक वो नागरिक थे जो मुख्य तौर पर पुरुष थे, 25 साल से बड़े थे और पढ़े लिखे थे, जो कानून के बारे में थोड़ी बहुत समझ रखते थे। उन्हीं को फ्रांस के अंदर क्या किया गया बच्चों, सक्रिय नागरिक की संज्ञा दी गई। तो हर किसी पुरुष को वोट देने का अधिकार नहीं दिया, हर किसी पुरुष को सक्रिय नागरिक नहीं कहा, सिर्फ वो पुरुष जो 25 साल से बड़ा है, जो पढ़ा लिखा है, जो सरकार को टैक्स देता है, जिसकी अपनी जमीन है, उन्हीं को सक्रिय नागरिक कहा गया और उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया। क्या फ्रांस सच में एक बेहतर फ्रांस की ओर बनने जा रहा था? यहां पर अब आप ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आने लगता है। अब यहीं पर हम लोग देखते हैं कि लगभग जो 30 लाख पुरुष थे, आप देखते हैं कि फ्रांस के अंदर जो लगभग 30 लाख पुरुष थे, महिलाएं थी और बच्चे थे, ये 25 साल की कम उम्र के थे, है ना। फ्रांस के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो अधिकतर जनसंख्या थी वो 25 साल की आयु से कम थी, है ना। 25 साल से छोटे आपको दिखते हैं पुरुष थे। ना तो महिलाओं को वोट दिया गया, वोट देने का अधिकार दिया गया, ना ही बच्चों को दिया गया, और ना ही उन पुरुषों को जिनकी उम्र 25 साल से कम थी। तो आप देखते हैं कि लगभग ऐसे 30 लाख लोग फ्रांस के अंदर थे जिनको कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं था। और ऐसे लोग जिनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, उनको निष्क्रिय नागरिक की श्रेणी में रखा गया। तो फ्रांस के अंदर आप देखते हैं, पहले तो आपने स्टेट्स देखी थी, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। यहां पर स्टेट ना होकर सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक का कॉन्सेप्ट आप देखते हैं। तो निष्क्रिय नागरिक उनको कहा गया जो 25 साल से छोटे हैं, चाहे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था, सीधे सीधे तौर पर आप उनको निष्क्रिय नागरिक कहते हैं। और निष्क्रिय नागरिक जो ये थे ना दोस्तों, ये अधिकतर अनपढ़ लोग थे जिनको कानून और सरकार के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो फ्रांस के अंदर ये जो संविधान लाने की बात की गई, लेकिन इसमें सबका विकास तो नहीं हो रहा था, इसमें सिर्फ उन्हीं पढ़े लिखे पुरुषों का विकास हो रहा था, उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिला था। तो ना तो महिलाओं को, ना तो बच्चों को, ना तो किसानों को, ना तो मजदूरों को क्या मिला था बच्चों, वोट देने का अधिकार मिला था। मताधिकार का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। और इन सभी लोगों को क्या कर दिया गया था बच्चों, निष्क्रिय नागरिक की संज्ञा में शामिल कर दिया गया था। इन सभी को निष्क्रिय नागरिक कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो हमने सक्रिय नागरिक और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि निष्क्रिय नागरिक की सारी कहानी को समझा। अब हम आगे देखते हैं कि जो सक्रिय नागरिक थे, ये जो आपके सक्रिय नागरिक थे, इनको निर्वाचकों का चुनाव करना होता था। क्या थे कि जितने भी आपके सक्रिय नागरिक थे, सक्रिय नागरिक का मतलब वो लोग जो मुख्य तौर पर पुरुष हैं, 25 साल से बड़े हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। तो जितने भी ये सक्रिय नागरिक थे, इन्हीं को क्या दिया जाता था कि ये क्या करेंगे, अपने में से ही कुछ लोगों का चुनाव करेंगे। और ये जो चुने हुए लोग होंगे, ये जो चुनकर आए हुए लोग होंगे, क्या होगा, सक्रिय नागरिक देश में जितने भी थे फ्रांस के अंदर, ये सभी लोग वोटिंग करेंगे और वोट के जरिए ये अपने में से कुछ नेता लोगों को चुन लेंगे। और ये नेता लोग क्या करेंगे बच्चों, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली का मतलब है वहां की संसद, नेशनल असेंबली और न्यायपालिका के लिए क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। और फिर ये लोग क्या करेंगे, इन्हीं में से राजा और मंत्रियों पर क्या होगा बच्चों, नेशनल असेंबली का नियंत्रण होगा। नहीं समझ में आया, चलिए दोबारा समझते हैं। अब तक हमने देखा कि फ्रांस के अंदर सक्रिय नागरिक वो थे जो मुख्य तौर पर पुरुष थे, है ना,
फ्रांस के अंदर सक्रिय नागरिक वो थे जो पुरुष थे और जिनकी आयु 25 साल से ज्यादा थी। अब आप यहां पर देखते हैं कि फ्रांस के अंदर मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, वो नागरिक जो 25 साल से ज्यादा थे और पुरुष थे, इन्हीं को क्या दिया जाता है, ये मौका दिया जाता है कि अपने में से कुछ नेता लोगों को चुन लें। और ये जो चुने हुए नेता लोग होते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों, ये देश की संसद में बैठते हैं। फ्रांस की जो संसद रही जिसे हम लोग नेशनल असेंबली कह रहे हैं, यहां पर बैठकर ये क्या करते हैं दोस्तों, मंत्रियों को चुनते हैं और राजा की मदद करते हैं कि वो देश को कैसे चलाए, वो देश को किस प्रकार से चलाए। तो जो राजा था अब वो आपको कैसा दिखता है, वो जनता के द्वारा चुने गए ये जो प्रतिनिधि थे इनके साथ जुड़ा हुआ दिखता है ना। तो शुरुआत में आप देखते हैं कि पहले तो राजा जो लुई 16 था वो अपने हिसाब से कानून बना सकता था, लेकिन अब आप देखें कि जो सक्रिय नागरिकों ने जिन नेताओं को चुना है उन्हीं नेताओं के साथ मिलकर क्या होता था, राजा और उसके मंत्रियों को काम करना होता था। क्या सच में राजा मंत्रियों के साथ मिलकर काम करेगा? क्या जनता के द्वारा ये जो चुने गए लोग हैं ये सही तरीके से फ्रांस को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या फ्रांस की गरीब जनता की समस्याओं का निवारण होगा? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कि ये जो राजा था, राजा के पास मंत्रियों को चुनने का अधिकार था और वीटो पावर का भी अधिकार दिया गया था। देखो सबसे बड़ी गलती फ्रांस के अंदर ये कर दी गई कि जब क्रांति हुई ना, तो क्रांति के बाद राजा की शक्तियों को रखा गया। भाई राजा की शक्तियों को खत्म कर देना चाहिए था। और आप देखते हैं कि जब संविधान बना तो संविधान में भी ये कहा गया कि हाँ हम लुई 16 के पद को संभाल कर रखेंगे, हम लुई 16 को नहीं हटाएंगे। और राजा के पास ये शक्तियां थी कि वो किनको अपना मंत्री बनाए और किनको अपना साथी बनाए, और उसको स्पेशल पावर भी दी गई थी। वीटो पावर का मतलब है कि उसके पास कुछ स्पेशल पावर भी दी गई थी, जिन शक्तियों के जरिए वो क्या कर सकता था, देश में पूरे तौर पर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता था। आप देखते हैं कि जो व्यक्ति उच्च करदाता था, उच्च करदाता का मतलब कि जो देश के अंदर बहुत ज्यादा टैक्स दिया करता था, उनको क्या था, सीधे तौर पर ही नेता बनने का अवसर मिल सकता था, है ना। आप देखते थे कि फ्रांस के अंदर वो लोग जो बहुत ज्यादा टैक्स दिया करते थे उनको सीधे तौर पर ही फ्रांस के अंदर आप देखते हैं कि जो नेशनल असेंबली थी उसका सदस्य बना दिया जाता था। और फिर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, फिर हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि ये जो बदलाव किया गया, वास्तविकता में अगर आप लोग देखें कि राजा के पास तो अभी भी वैसी ही शक्तियां थी। उसके संविधान बनने के बाद भी आप देख पा रहे हैं कि राजा के पास शक्तियां असीमित थी। राजा अभी भी अपने हिसाब से कहीं ना कहीं चालाकी चलते हुए अपने लोगों को शामिल कर रहा था, अपने ही लोगों को मंत्री बना रहा था, और जो जनता की समस्याएं थी वो अभी भी वैसी की वैसी ही बनी हुई थी। सिर्फ पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार मिला था, वो भी अमीर पुरुषों को। तो हर एक व्यक्ति क्रांति के बाद भी आपको कैसा दिखता है दोस्तों, परेशान ही दिखता है। हर एक व्यक्ति का जो जीवन का अधिकार था वो बेकार था, लोगों को आजादी नहीं थी। लोग कोशिश कर रहे थे कि भैया हमें समानता मिले, लेकिन आप देखते हैं कि इन सभी चीजों के ऊपर क्या था, राजा और उसके मंत्रियों का पूरे तौर पर आपको क्या दिखता था बच्चों, कब्जा था। अब यहां से हम लोग एक नए पॉइंट की तरफ आप सभी को लेके चल रहे हैं। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। ये क्या है, चलिए इसे समझने की कोशिश बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आप देखते हैं कि उस समय के अंदर, उस समय जब फ्रांस की क्रांति हो गई थी सन 1791 के बाद, जब फ्रांस का संविधान बन चुका था और फ्रांस के अंदर संविधान भी था, और आप देखते हैं कि फ्रांस के अंदर मुख्य तौर पर क्या था दोस्तों, राजतंत्र भी चल रहा था, है ना। दोनों चीजें चल रही थी, लुई 16 भी था और देश का शासन भी हो रहा था। तो जो फ्रांस के अधिकतर लोग थे ना वो पढ़े लिखे नहीं थे उस समय के अंदर। आप देखें फ्रांस की जो अधिकतर जनसंख्या थी वो अशिक्षित थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, और उनको ना अपने अधिकारों के बारे में कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। जो राजा कहता जनता मान लेती, क्योंकि उनको अधिकारों के बारे में पता ही नहीं था। वो अनपढ़ लोग थे, वो कमजोर थे, वो मासूम थे। जो राजा का फरमान आता, जैसा राजा बोलता वैसी जनता मान लेती थी। हाँ, उनको पता था कि उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं थी अपने विरोध को करने की। और ये जो अनपढ़ लोग थे, है ना बच्चों, ये क्या थे, इनको आसानी से चीजें समझ में भी नहीं आती थी, है ना। तो इसीलिए क्या किया गया, आप देखते हैं कि क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, जब क्रांति होती है 1789 में, जब जनता सड़कों पर आ जाती है, तो क्रांति के बाद आप देखते हैं कि राजा को हटाने की कहीं ना कहीं जनता ये गुजारिश करती है, ये कोशिश करती है कि राजा को हटाया जाए और पूरे तौर पर देश को क्या किया जाए, संविधान से चलाया जाए। लेकिन आप देखते हैं कि फ्रांस के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिनका ये मानना था कि अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग राजा को हटा देंगे तो शायद हमारा देश विखंडित हो जाए या फिर कमजोर हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, हमारा देश कहीं विखंडित हो जाए या फिर आप देखते हैं कि कमजोर हो जाए, है ना। अब जनता की ये गुजारिश थी, जनता ने ये सोच लिया था कि भाई आर या पार की लड़ाई होगी। संविधान बना तो सही, सन 1791 में आप देखते हैं कि संविधान जो बनकर तैयार हुआ,
क्या इसमें गरीब जनता को कोई फायदा हुआ? नहीं, उनको कोई अधिकार नहीं मिला। क्या महिलाओं को कोई अधिकार मिला? नहीं, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिला। क्या किसानों मजदूरों को कोई फायदा हुआ? नहीं। तो किसानों और मजदूरों के दिल में अभी भी आपको दिखता है कि राजा के प्रति और इन संविधान के प्रति धीरे धीरे गुस्सा बढ़ने लगा था। और आप यहां पर देखते हैं कि जो राजा था या फिर जो राजा का राजतंत्र था उसका उन्मूलन होगा। उन्मूलन का मतलब खत्म कर दिया जाएगा। फ्रांस के अंदर लुई 16 का राजपाट खत्म हो जाएगा और फ्रांस पूरे तौर पर गणतंत्र यानी कि संविधान से चलने की कोशिश करने वाला देश बनेगा। कैसे लुई 16 का राजपाट खत्म होगा, कैसे खत्म होगी लुई 16 की कहानी, चलिए आपके सामने उसको देखते हैं। आप देखते हैं कि जो लुई 16 था, ये जो लुई 16 था, ये पड़ोसी राजाओं के साथ क्या करता है बच्चों? साठगांठ करता है। जब इसके खुद ही के देश में, जब फ्रांस के अंदर ही फ्रांस की जनता लुई 16 के पीछे पड़ जाती है, तो लुई 16 अपने आसपास के देशों के साथ, जैसे जर्मनी हुआ, इंग्लैंड हुआ, बेल्जियम हुआ, आसपास के जो देशों के राजा थे उनके साथ बातचीत करता है और उन लोगों को से क्या करता है कि मदद मांगता है कि आप लोग मेरी मदद करें ताकि मैं अपने देश में हो रहे विरोध को कम कर सकूं। तो लुई 16 कुछ इस तरीके से मदद मांगता है और ये कोशिश करता है कि जो इसकी ये खोई हुई सत्ता है, कि जो इसकी शक्ति खत्म हो गई है, कि अब संविधान आ गया है देश में और इसकी शक्तियों पर कहीं ना कहीं कुछ अंकुश लगा है, ये लुई 16 आसपास के देशों के राजा से मदद मांगता है। समय आ जाता है 1772। क्या आ जाता है दोस्तों? आप देखते हैं कि समय आ जाता है मुख्य तौर पर साल 1792। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सन 1792 आ जाता है और सन 1792 में आप लोग देखते हैं कि अप्रैल का महीना था। इसी अप्रैल के महीने में आप देखते हैं कि पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। आप देखते हैं कि सन था 1792 और इसी सन 1792 में ये जो फ्रांस था उस समय यही शासक था लुई 16, ये दो देश पर्शिया और उसी के साथ आप देखते हैं कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। तो फ्रांस अभी पूरे तौर पर संभला नहीं था, लेकिन लुई 16 अपनी हरकतों से बाज आने वाला तो था नहीं। वो दूसरे राजाओं से मदद मांग ही रहा था, लेकिन वो दूसरे देशों से लड़ भी लेता है। सन 1792 में आप लोग देखते हैं कि वो पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है और इस युद्ध में आप लोग देखते हैं कि इस युद्ध में हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होते हैं। जब लड़ाई होती है तो लुई 16 कहता है कि देश के अंदर लड़ाई हो रही है, देश को मदद की जरूरत है। तो बहुत से जो किसान थे, बहुत से जो मजदूर थे, वो सेना के अंदर आपको कैसे दिखते हैं? शामिल होते हुए दिखते हैं, फ्रांस की तरफ से लड़ते हुए दिखते हैं। अब ये लोग युद्ध के लिए रवाना होते हैं, है ना। जब ये युद्ध के लिए रवाना होते हैं तो आप देखते हैं कि इनके लिए बड़ी बड़ी कविताएं गाई जाती हैं। क्या गाई जाती हैं? इनके लिए बड़ी बड़ी कविताएं गाई जाती हैं, जिनको हम लोग मर्सिलिस के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है बच्चों? ये जो बड़ी बड़ी कविताएं गाई जाती हैं, जब ये जो किसान थे, मजदूर थे, लड़ने के लिए जा रहे थे, तो इनकी बहादुरी के लिए बड़े बड़े गीत गाए जा रहे थे और यही जो गीत है बाद में जाकर क्या बनता है दोस्तों? फ्रांस का राष्ट्रीय गान बनता है ना। यही वो गीत आपके सामने फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर रख दिया गया है। तो क्या होगा? कैसे फिर लुई 16 को जनता हटा देगी? यहां तक तो आपको दिख रहा है कि जनता लुई 16 के कहने पर उसके साथ जा रही है। आगे क्या होगा? चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि भाई जो ये युद्ध हुआ ना, इस युद्ध के अंदर जब फ्रांस ने पर्शिया से लड़ा, फ्रांस और ऑस्ट्रिया से लड़ा, एक ही समय के अंदर दो बड़ी शक्तियों से लड़ रहा था फ्रांस। अब जब फ्रांस इन दो बड़ी देशों से लड़ रहा था तो फ्रांस के अंदर हालात बहुत ज्यादा पहले ही खराब थे, क्रांति से पहले, आप जानते हैं। और जब ये युद्ध हुआ ना तो आप लोग देखते हैं कि इस युद्ध की वजह से फ्रांस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और जिसकी वजह से जो फ्रांस की गरीब जनता रही उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इसीलिए, और इसके साथ साथ एक और वजह ये थी कि सन 1791 का जो संविधान बना था ना दोस्तों, उसमें भी असली पावर अमीर लोगों के पास ही थी। ध्यान से सुनिएगा, फ्रांस की जो गरीब जनता थी ना, उनके साथ धोखा ही हुआ दोस्तों। 1789 में जब इन्होंने क्रांति की तो इनको लगा था कि शायद सबका साथ सबका विकास हो जाएगा, गरीबों का, अमीरों का, मध्यम वर्गीय लोगों का, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। फिर जब संविधान बनाने की बात आई 1791 में, तो आप देखते हैं कि जो संविधान बना उसके अंदर आप लोग देखते हैं कि सिर्फ अमीर लोगों के पास ही ज्यादा शक्तियां दी गई। तो ये जो संविधान बना ये भी कहीं ना कहीं गलत संविधान आपको दिखता है। और इस संविधान के अंदर भी आप लोग देखते हैं कि जो संविधान बनकर तैयार होता है इसमें भी अमीर लोगों का ही हाथ था। और फ्रांस का जो राजा था